गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने स्वपरागण और परपरागण को डिटेल से अध्ययन किया, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको, है ना, मतलब इसके पिछले वीडियो में आपको मैंने जो है परपरागण कैसे होता है, कितने माध्यमों से होता है, ठीक है, और किनमें किन प्रकार का परपरागण होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है, परागण जब कंप्लीट हो जाता है तो आगे कौन सी क्रिया होती है। तो मैंने आपको लैंगिक प्रजनन की अवस्थाओं में बताया था कि सबसे पहले युग्मक जनन की अवस्था आती है, और युग्मक जनन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर परागण की क्रिया आती है ना, मतलब पहले युग्मक बनता है और जैसे युग्मक बन जाता है वही युग्मक पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अर्थात परागण होती है ना। उसके बाद क्या होते हैं, जैसे ही परागण कंप्लीट हो जाता है तो तीसरी क्रिया आती है निषेचन, है ना, निषेचन की क्रिया आती है और फिर लास्ट में भ्रूण परिवर्तन होता है। तो हमने दो प्रोसेस पढ़ लिए, एक युग्मक जनन और दूसरा परागण, है ना, दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दो टॉपिक और है, एक निषेचन और एक भ्रूण परिवर्तन। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं निषेचन होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिर भ्रूण परिवर्तन। तो चलिए आज का टॉपिक निषेचन है। चलिए तो हमको पढ़ना है निषेचन। देखो मनुष्य में केवल निषेचन की क्रिया होती, ठीक है, जब मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है तो केवल निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन जब पौधे में लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें निषेचन और द्विनिषेचन दोनों क्रिया होती है। कहने का मतलब है कि मनुष्य में जब लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें केवल एक बार निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, एक बार संलयन की क्रिया होती है, लेकिन जब पौधे में लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें दो बार निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात दो बार संलयन की क्रिया होती है। इसलिए पौधे में होने वाली निषेचन को हम निषेचन और द्विनिषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निषेचन और द्विनिषेचन अर्थात संलयन और त्रिक संलयन होता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं निषेचन एवं द्विनिषेचन, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड द्वि को क्या बोलेंगे, डबल, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, संयुग्मन, सॉरी, संलयन एवं त्रिक संलयन। याद रखेंगे निषेचन एवं द्विनिषेचन को, देखो निषेचन को संलयन बोलते हैं और द्विनिषेचन को त्रिक संलयन बोलते हैं। समझ में आया। चलिए मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको संलयन और त्रिक संलयन बोलते हैं या फिर निषेचन और द्विनिषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बीजांड के भ्रूण कोश सहित, ठीक है, बीजांड के भ्रूण कोश सहित एक डायग्राम बनाते हैं। समझ में आ सबको। चलिए देखते हैं। चलिए आज थोड़ा वर्तिकाग्र को बड़े साइज का बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमारा जो क्रियाकलाप है वो बीजांड में ही होना है, तो इसलिए अंडाशय को बड़ा बनाएंगे। क्लियर। इस प्रकार से हमने अंडाशय को बड़े साइज का बनाया और यहाँ पर हम बना देते हैं पुंकेसर, ठीक है, ये पुंकेसर हो गया। उसके बाद ये आपका पेटल और ये छोटा सा सेपल, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ऐसा क्यों बना रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से क्या होता है जनरली एक पौधे में, और ये हमारा क्या हो जाता है पुंकेसर, है ना, ये इसमें पूरी तरह से, और ये फट चुका है और इसमें इस प्रकार से परागकण जो है भरे हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये देखो ये फट गया है तो इसलिए हम इसको खुला रखेंगे, क्योंकि परागण होने के पहले इसका फटना क्या होता है, आवश्यक होता है ना। इस प्रकार से
इसके चारों ओर बहुत सारे परागकण होते हैं, लेकिन कोई एक ही परागकण जो है वर्तिकाग्र में प्रवेश करता है ना। हम देखें कि परागकण जो है असंख्य रहते हैं, लेकिन वर्तिकाग्र एक ही होता है ना। तो असंख्य परागकणों में से केवल एक ही परागकण वर्तिकाग्र में क्या होता है, पहुंच पाता है, वर्तिकाग्र द्वारा स्वीकृत हो पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एंथर है, सब जानते हो परागकोश है ना। ठीक है, ये जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है, पॉलन ग्रेन है ना, परागकण है। और ये तो फिलामेंट है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद ये ओवरी है, अंडाशय है ना। उसके बाद ये क्या है, पेटल है, मतलब करोला का 1 यूनिट। ठीक है, और ये क्या है, सेपल है, मतलब कैलिक्स का 1 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमारा एंड्रोशियम हो गया, और ये हमारा गाइनोशियम है ना। और ये क्या है, तो ये स्टिग्मा है, सब जानते हो, ये स्टिग्मा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, बीजांड बनाते हैं। तो बीजांड कैसे बनता है, सबको पता है। बीजांड कैसे बनता है, सबको पता है। चलिए देखते हैं। ये बीजांड का माइक्रोपाइलर, ये इंटेग्यूमेंट हो गया है ना। इस प्रकार से इंटेग्यूमेंट होता है, और बीजांड इस प्रकार से क्या होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार से पुष्पासन से जुड़ा होता है, और इसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं, जिसके द्वारा वो पुष्पासन से जुड़ा होता है। पता है ना सबको। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग ये देखिए, ये बीजांड का 2 लेयर्स हो गया ना, बाह्य इंटेग्यूमेंट और सॉरी आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ये पहचान में आ रहा है, मैं सबका नाम नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस को ही मतलब नाम को ही बताएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको पहचानना आता है। और यहाँ पे देखो ये खुला है, तो खुला है मतलब वो क्या है, माइक्रोपाइलर क्षेत्र है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल है ना। जहाँ पर खुला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। पता है ना सबको। और उसका जो अपोजिट साइड है वो चलाचल होता है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर में माइक्रोपाइलर क्षेत्र में इस प्रकार से भ्रूण कोश होता है ना। तो ये हमारा क्या है, एम्ब्रायोस है ना। ये हमारा क्या है, एम्ब्रायो शेक हो गया। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, इस क्षेत्र में इस प्रकार से 3 कोशिका होते हैं है ना। ऊपर में 3 कोशिकाएं होती है, और चलाचल क्षेत्र में है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, और बीच में 2 होता है, 2 केंद्रक होते हैं ना, जो आपस में एक कोशिका के रूप में होते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये क्या है, पोलर सेल है या पोलर सेंटर है, न्यूक्लियस है ना, पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पे नीचे में क्या होता है, 2 होता है, और थोड़ा सा इस प्रकार से ऊपर में होता है ना। तो नीचे के दोनों को ऑक्सिलरी बोलते हैं। पता है सबको, ये ऑक्सिलरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेल। और ये जो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, इसको एक सेल बोलते हैं। ठीक है, या एक सेंटर या न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इतना सबको आता है ना पहचान करना। ठीक है, इतना सबको पहचान करना आता है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। ये अंडाशय हुआ, दिख रहा है ना सबको, नाम लिखा है, नाम को अच्छे से देखेंगे। देखो ये ओवरी। ठीक है, उसके बाद ये अंदर वाला बीजांड है, बीजांड में ये वाला न्यूसेलस क्षेत्र है। ठीक है, चलिए मैं लिख देती हूँ, न्यूसेलस मतलब बीजांड का है ना। और ये न्यूसेलस के अंदर में भ्रूण कोश है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में 8 केंद्रक होते हैं, मैंने उसका नाम लिख दिया। देखो ये एंटीपोडल्स। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियस, और ये ऑक्सिलरी न्यूक्लियस, और ये एक न्यूक्लियस। ऐसे 8 होते हैं, जिसका 4 प्रकार से अलग अलग नाम होता है। ठीक है, और देखो ये इंटेग्यूमेंट जहाँ पे खुला होता है, ओपन होता है, वो माइक्रोपाइल होता है ना। बीजांड में इतना सब जानते हो ना। अब होता क्या है, ठीक है, देखो इस प्रकार से किसके लिए डायग्राम है, निषेचन और द्विनिषेचन के लिए डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिग में
ठीक में आप लोग क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसा आपको लिखना है। समझ में आया? या फिर आप ये लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको? आप देखो होता क्या है, जैसे ही परागकोश फटता है तो परागकण बाहर एक साथ निकलते हैं, है ना, परागकण बाहर निकलते हैं और कोई एक परागकण ही क्या होता है, वर्तिकाग्र, असंख्य परागकण बाहर निकलते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक परागकण ही सुग्राहक वर्तिकाग्र द्वारा स्वीकृत हो पाता है। स्वीकृत मतलब उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है ना। देखिए इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यदि बाई चांस किसी दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण, ठीक है, किसी अन्य जाति, मान लीजिए गुलाब के पुष्प का परागकण है और वो सेवंती के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, है ना, तो वहां पे उसका सेवंती का वर्तिकाग्र गुलाब के परागकण को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब सेवंती का वर्तिकाग्र केवल सेवंती पौधे पुष्प के ही, ठीक है, परागकण को एक्सेप्ट करता है और गुलाब का पुष्प का वर्तिकाग्र केवल गुलाब के पुष्प के परागकण को ही एक्सेप्ट करेगा। कभी भी एक जाति के पुष्प का परागकण दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते। मतलब समान जाति का परागकण समान जाति के वर्तिकाग्र द्वारा ही एक्सेप्ट हो पाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जब क्या होते हैं, परागकण का स्फुटन होता है और असंख्य परागकण क्या होते हैं, परागकोश से बाहर निकल के किसी उसी पुष्प या फिर दूसरे पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो सब जानते हो, देखिए मान लीजिए परागकण पहुंच गया, है ना, सुग्राहक वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो सब जानते हो कि पराग जो वर्तिकाग्र होता है वो एक सक्रिय चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करता है, जिसे परागकण अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके आकार में खुल जाता है, ठीक है। जब परागकण आकार में खुल जाता है तो उसके जर्म छिद्र खुल जाते हैं और जर्म छिद्र खुलते हैं तो क्या होता है, अंदर का जो पदार्थ होता है ना, अंदर का इंटाइन सहित जो भी पदार्थ होता है, जैसे कि क्या होते हैं उसमें एक ध्रुवी केंद्र और एक नर केंद्र होता है ना, ठीक है, ध्रुवी केंद्र और नर केंद्र होता है, वो एंटाइन से क्या हो जाते हैं, जर्म छिद्र द्वारा एक नलिका के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। आ रहा समझ में, पराग नलिका कहते हैं, है ना। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे ये पराग नलिका बन जाता है, ठीक है। और इस पराग नलिका में क्या होते हैं, देखो इस प्रकार से अभी मैं बना रही हूँ उसको, ठीक है। तो ये क्या है, पोलन ट्यूब, पराग नलिका। तो इस प्रकार से उस सक्रिय पदार्थ को अवशोषित करके जर्म खुल जाता है, जर्म छिद्र फट जाता है करके बताई थी आपको। और जर्म छिद्र जब फटता है तो अंदर में इंटाइन मतलब उसका आंतरिक भाग, है ना, इंटाइन सहित वर्धी केंद्रक और नर केंद्रक दोनों क्या हो जाते हैं, एक नलिका के रूप में बाहर निकल जाते हैं और उस नलिका को पोलन नलिका मतलब पोलन ट्यूब बोलते हैं। ऐसा मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूँ, याद करिए, ठीक है। इसीलिए इसी दिन के लिए आपको वो चीज पढ़ाई गई थी, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब इंटाइन सहित बाहर आता है ना तो वर्धी केंद्रक पहले आता है, ठीक है, उसके बाद फिर नर केंद्रक आता है। तो इस प्रकार से इसमें एक वर्धी केंद्रक और एक नर केंद्रक रहता है, ठीक है। ये पहला वाला वर्धी केंद्रक है और दूसरा बाद वाला नर केंद्रक है। तो नर केंद्रक रहता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे ये पराग नलिका, ठीक है, धीरे धीरे ये पराग नलिका वृद्धि करती है और वृद्धि करके ये माइक्रोपाइलर क्षेत्र द्वारा, ठीक है, इस प्रकार से नीचे आता है और माइक्रोपाइलर क्षेत्र द्वारा सबसे पहले न्यूसेलस के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वृद्धि करते करते आता है और वृद्धि कर, इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी लाइन्स हो गई है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखो ये वाला, चलिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला पोलन ट्यूब है, देखो इस प्रकार से ये पोलन ट्यूब वृद्धि करते करते क्या होता है, आता है। ये देखो इस प्रकार से पोलन ट्यूब वृद्धि करते करते आता है और सबसे पहले बीजांड द्वार से होते हुए, द्वार मतलब प्रवेश करने का मार्ग, है ना। तो इस प्रकार से बीजांड द्वार से क्या करता है, पहले न्यूसेलस मतलब बीजांड काय के अंदर प्रवेश करेगा और बीजांड काय के बाद, ठीक है, बीजांड काय के बाद भ्रूण कोश आता है तो उसके बाद ये भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है ना, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है।
तो होता क्या है, इसका जो वर्धी केंद्रक होता है वो वर्धी केंद्रक इस पोलर न्यूक्लियस मतलब भ्रूण कोश के वर्धी केंद्रक, ठीक है, पोलन ट्यूब का वर्धी केंद्रक भ्रूण कोश के वर्धी केंद्रक के साथ, ठीक है, क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे जो ये जो नर केंद्रक होता है ना, नर केंद्रक वो समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन करके दो नर केंद्रक बनाते हैं। दोनों नर केंद्रक में से एक नर केंद्रक, ठीक है, दो नर केंद्रक बनाता है और दोनों नर केंद्रक में से, चलिए मैं उसको यहाँ पे बना देती हूँ तो आप लोग को दिखाई देगा। चलिए, तो वर्धी केंद्रक, तो इसमें का जो वर्धी केंद्रक होता है पोलन ट्यूब का, वो आगे और विकसित होता है ना पोलन ट्यूब, तो उसका विकास करता है, मतलब वर्धी केंद्रक की पोलन ट्यूब का विकास करता है और उसके बाद केवल एक ही उसमें नर्व सेंटर रह जाता है। तो ये नर्व सेंटर क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं और समसूत्री विभाजन करके दो नर केंद्रक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जब पोलन ट्यूब क्या होता है, बीजांड से होते हुए इसमें पहुंचता है, भ्रूण कोश के अंदर पहुंचता है, तो भ्रूण को तो क्या होता है, पराग नलिका का एक नर केंद्रक इसके साथ संयुग्मित हो जाता है और संयुग्मित होकर होता है तो उसको बोलते हैं द्विनिषेचन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पराग नलिका का एक नर केंद्रक, इसको द्विगुणित केंद्रक बोलते हैं ना। याद करो, आप लोग को लास्ट में बताई थी कि यहाँ पे जो भ्रूण कोश के बीच में सेंटर में जो दो केंद्रक होते हैं वो आपस में संयुग्मित हो जाते हैं और संयुग्मित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाता है। तो पराग नलिका का एक नर केंद्रक इस द्विगुणित पोलर न्यूक्लियस से संयुग्मित हो जाता है। तो देखो यहाँ पे दो केंद्रक और यहाँ पे एक केंद्रक, मतलब टोटल कितने केंद्रक हुए, 3 केंद्रक हुए ना। तो ये यहाँ का 2 केंद्रक और पराग नलिका का एक नर केंद्रक, मतलब भ्रूण कोश का पोलर न्यूक्लियस और पराग नलिका का मेल न्यूक्लियस, ठीक है, आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं त्रिक संलयन, क्योंकि यहाँ पे 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, ठीक है। त्रिक संलयन बोलेंगे या फिर द्विनिषेचन बोलेंगे, समझ में आया। और उसके बाद जब यहाँ पे त्रिक संलयन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इसका ये जो, ठीक है, पहला न्यूक्लियस है, देखो ये वाला न्यूक्लियस इसके साथ संयुग्मन करता है और ये वाला न्यूक्लियस इसके साथ संयुग्मन करता है। तो जब इनका संयुग्मन हो जाता है तो उसके बाद इन दोनों का संयुग्मन होता है, तो बोलते हैं कि पराग नलिका का पहला नर केंद्रक और भ्रूण कोश का अंड केंद्रक कोशिका आपस में संयुग्मित होते हैं, तो उसको संलयन बोलते हैं या फिर निषेचन बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सबको? चलिए एक बार और बता देती हूँ। जब पराग नलिका वृद्धि करते हुए बीजांड द्वारा बीजांड के अंदर पहुंचता है, उसके बाद वो भ्रूण कोश के अंदर पहुंचता है। तो जब वो भ्रूण कोश के अंदर पहुंचता है तो पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं, जिसमें से दूसरा नर केंद्रक, ठीक है, याद रखना, दूसरा नर केंद्रक इसके साथ संलयन करेगा और पहला नर केंद्रक इसके साथ संलयन करेगा, ठीक है। तो दूसरा नर केंद्रक ध्रुवी भ्रूण कोश के ध्रुवी केंद्रक से संलयित हो जाता है, ठीक है, और भ्रूण कोश बनाता है। तो इस क्रिया को द्विनिषेचन या त्रिक संलयन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब त्रिक संलयन हो जाता है तत्पश्चात पराग नलिका का पहला नर केंद्रक और भ्रूण कोश की अंड कोशिका आपस में संलयित होती है और जायगोट का निर्माण करता है। तो उस प्रक्रिया को संलयन या फिर निषेचन कहते हैं। तो याद रखना, संलयन से क्या बनते हैं, संलयन से जो है जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है, और त्रिक संलयन से जो है भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखना, भ्रूण कोश गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है, लेकिन भ्रूण कोश निषेचन के बाद बनने वाला संरचना है। क्लियर हुई? तो समझ में आया ये डायग्राम सबको? तो चलिए, तो निषेचन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। और निषेचन की प्रक्रिया किसके बाद होती, परागण के बाद होती है, ठीक है। तो निषेचन किसे कहते हैं, तो परागण के बाद जब परागकण, ठीक है, यह सीधा सीधा मैं बोलती हूँ, लंबा चौड़ा मैं अगले उसके प्रक्रिया में बताऊंगी। तो निषेचन किसको बोलते हैं, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक अर्थात नर केंद्रक और मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका आपस में संलयित होकर, ठीक है, आपस में संलयित होकर जायगोट का निर्माण करती है। तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। और नर केंद्रक, ठीक है, उसके बाद दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोशिका के
सॉरी भ्रूण कोश के ध्रुवी कोशिका से संलयित होकर क्या करते हैं, भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या त्रिक संलयन बोलते हैं। एक बार और बताती हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो पराग नलिका का पहला नर केंद्रक, ठीक है, पराग नलिका का पहला नर केंद्रक भ्रूण कोश के अंड कोशिका से संलयित होकर जायगोट का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को संलयन या फिर निषेचन कहते हैं। तथा पराग नलिका का दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश के ध्रुवी केंद्रक से संलयित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को द्विनिषेचन या त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दो बार निषेचन हो रहा है, एक बार इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो रहा है, तो इसलिए उसको द्विनिषेचन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे देखो पहले कंडीशन में होता क्या है, ये वाला इसके साथ, मतलब एक केंद्रक और एक केंद्रक हो रहा है, तो टोटल द्विकेंद्रक हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, दो केंद्रक और एक, मतलब तीन केंद्रक आपस में संलयित होते हैं, इसलिए उसको त्रिक संलयन बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो आगे अब तो याद रखेंगे, जब संलयन होता है तो जायगोट का निर्माण होता है और त्रिक संलयन होता है तो भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस निषेचन की क्रिया में दो प्रकार के संरचना बनते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको, तो अच्छे से याद रखना। अब चलो मैं इसका जो है क्रियाविधि पढ़ाती हूँ आप लोग को कि कैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये निषेचन और द्विनिषेचन क्या समझ में आया? चलिए अब इसकी हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो चित्र को मैं रहने देती हूँ क्योंकि चित्र अभी काम आएगा। चलिए, तो निषेचन एवं द्विनिषेचन की हम प्रक्रिया को पढ़ते हैं। तो कैसे होता है, तो देखिए निषेचन एवं द्विनिषेचन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। निषेचन एवं द्विनिषेचन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है पराग नलिका का परागकण का अंकुरण। ठीक है, पहला क्या होता है, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का विकास। देखो पहला चरण क्या है, निषेचन एवं द्विनिषेचन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का विकास होता है। उसके बाद दूसरा, ठीक है, पराग नलिका का दूसरा है पराग नलिका का बीजांड, है ना, हमने अभी बताया ना, पहले बीजांड में प्रवेश करेगा फिर भ्रूण कोश में, तो पराग नलिका का बीजांड एवं, ठीक है, बीजांड एवं भ्रूण कोश में प्रवेश। और कौन से दिशा से, कौन से क्षेत्र से प्रवेश करता है, तो माइक्रोपाइल से। ठीक है, क्योंकि माइक्रोपाइलर ही खुला जगह होता है जहाँ से घुसता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है संलयन एवं त्रिक संलयन। संलयन एवं त्रिक संलयन। तो इस प्रकार से क्या होता है, निषेचन एवं द्विनिषेचन की क्रिया इन 3 चरणों में पूरी होती है। पहला परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का विकास, पराग नलिका का विकास। दूसरा पराग नलिका का बीजांड एवं भ्रूण कोश में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड एवं भ्रूण कोश में प्रवेश। उसके बाद संलयन एवं त्रिक संलयन, मतलब इसका इसके साथ संलयन और इसका इसके साथ संलयन। क्लियर? तो फिर खत्म निषेचन और द्विनिषेचन। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। तो चित्र समझ में आया ना सबको, क्योंकि पहले से मैं पढ़ा चुकी। तो चलिए पहला हम प्रोसेस देखेंगे, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का विकास। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ, तीनों पॉइंट 3 चरणों में कंप्लीट होता है। तो चलिए पहला देखते हैं, हमारा पहला चरण है परागकण का अंकुरण। ठीक है, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का विकास। परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का विकास कैसे होता है देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं यहाँ पे एक लीनियर डायग्राम बनाती हूँ।
ठीक है, एक लीनियर डायग्राम बनाती हूँ जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, शुरुआत होती परागकण से, है ना, क्योंकि परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, वर्तिकाग्र पर आता है तो एक सक्रिय पदार्थ को अवशोषित करता है। ठीक है, सक्रिय पदार्थ को अवशोषित करता है तो क्या होता है? आकार में फूल जाता है। ठीक है, और जनन नलिका या फिर पराग नलिका का विकास करता है। ठीक है, जनन नलिका को ही पराग नलिका बोलते हैं। ठीक है, और जनन नलिका का जैसे ही विकास होता है वो पहले बीजांड में प्रवेश करता है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। ठीक है, बीजांड में प्रवेश करने के बाद भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। ठीक है, और भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, इसके आगे को मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, चलो यहीं पे लिख देती हूँ। तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, क्या होता है? तो दूसरा नर केंद्रक और ध्रुवी केंद्रक का संलयन होता है और भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, पहला नर केंद्रक, ठीक है, दो मतलब दूसरा, ठीक है, पहला नर केंद्रक और क्या होता है? अंड कोशिका। ठीक है, पहला नर केंद्रक और अंड कोशिका। रुको मैं बहुत आगे चली जा रही हूँ। चलो देखो, पराग नलिका का विकास कैसे होता है? हमारा पहला टॉपिक है, पहला चरण है परागकण का अंकुरन एवं पराग नलिका का विकास कैसे होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण बाहर निकला। परागकण परागण की क्रिया करता है और परागण की क्रिया द्वारा पुष्प के सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र में पहुंचने के बाद वर्तिकाग्र एक सक्रिय पदार्थ को स्रावित करता है जिसे परागकण अवशोषित कर लेता है और अवशोषित होकर आकार में फूल जाता है, जिससे उसका जर्म छिद्र खुल जाता है और अंदर का ध्रुवी केंद्रक और नर केंद्रक, ठीक है, आंतरिक आवरण सहित एक नलिका के रूप में बाहर आ जाता है, जिसे जनन नलिका कहते हैं। इतना मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब ध्रुवी केंद्रक और नर केंद्रक बाहर आते हैं ना आंतरिक आवरण सहित, तो उसमें क्या होता है? ध्रुवी केंद्रक पहले बाहर आता है और उसके बाद फिर नर केंद्रक बाहर आता है। समझ में आ गया? तो पहला चरण कंप्लीट। ये इतना इसमें नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हो गया ना। तो इसमें परागकण क्या हो जाता है? जब पराग नलिका का विकास मतलब जनन नलिका का विकास कर लेता है तो इस प्रक्रिया को ही परागकण का अंकुरन कहते हैं। ठीक है, और पराग नलिका, जब परागकण का अंकुरन होता है तो पराग नलिका का विकास हो जाता है। चलिए अब दूसरा चरण पढ़ते हैं। तो दूसरा चरण है बी, है ना। दूसरा चरण क्या है? पराग नलिका का बीजांड, पराग नलिका का बीजांड एवं किसमें प्रवेश? भ्रूणकोश में। ठीक है, चलिए तो दूसरा चरण है ये कैसे होता है देखिए। अब हमारा जनन नलिका बन गया है ना, तो देखिए जनन नलिका वृद्धि करता है। ठीक है, वृद्धि करता है और बीजांड में प्रवेश करता है। किस क्षेत्र से? माइक्रोपाइल द्वारा। माइक्रोपाइल द्वारा बीजांड में प्रवेश करता है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद भ्रूणकोश में प्रवेश करता है। ठीक है, भ्रूणकोश में प्रवेश करता है। कैसे? तो भेदते हुए।
ठीक है, भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करता है। तो भ्रूण कोश में जैसे ही प्रवेश करता है तो सखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ठीक है, भ्रूण कोश में जैसे ही प्रवेश करता है सखी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होने के देखो सखी कोशिकाएं तो नष्ट हो गई, तो कौन बचा, अंड कोशिका बचेगा। ठीक है, तो सखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है, दूसरा नर केंद्रक। ठीक है, दूसरा नर केंद्रक और ध्रुवी केंद्रक का संलयन होता है। दूसरा नर केंद्रक और ध्रुवी केंद्रक का संलयन होता है। ठीक है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, एक और ये त्रिगुणित संरचना, मतलब इसमें 3 केंद्रक संलयित होते हैं ना, 3 केंद्रक, एक, ठीक है, ये वाला और ये 2 केंद्रक, एक केंद्रक यहाँ 2 केंद्रक यहाँ, तो 3 केंद्रक संलयित होते हैं। तो इसलिए इसको भ्रूणपोष त्रिगुणित भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 केंद्रकों के संलयन से बनता है, तो इसलिए इसको 3N लिखा जाता है। समझ में आया, इन मतलब यहाँ केंद्रकों की संख्या है। समझ में आई सबको। तो इस प्रकार से भ्रूणकोष बनता है, त्रिगुणित संरचना वाला भ्रूणकोष बनता है। अब जैसे ही भ्रूणकोष बन जाता है तो क्या होता है, पहला नर केंद्रक और अंड कोशिका, पहला नर केंद्रक और अंड कोशिका संलयित होती है और संलयित होकर एक द्विगुणित जायगोट बनाता है। याद रखेंगे, इसको 2N बोलते हैं। क्यों 2N बोलते हैं, क्योंकि ये वाला केंद्रक इसके साथ संलयन होता है और 2 केंद्रक संलयन हो रहे हैं ना, तो द्विगुणित संरचना वाला जायगोट बनता है। ठीक है, तो उसको 2N से शो करते हैं। समझ में आया। तो ये हुआ पराग नलिका का बीजांड एवं भ्रूणकोश में प्रवेश एवं जनन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इस प्रकार से पराग नलिका का भ्रूण के यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें बी में यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और सी में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, पराग नलिका का बीजांड एवं भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश होता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार जब परागकण का अंकुरण हो जाता है, पराग नलिका बन जाता है, तो पराग नलिका अर्थात जनन नलिका वृद्धि करने लगती है और वृद्धि करते हुए बीजांड के माइक्रोपाइलर द्वारा, ठीक है, बीजांड के माइक्रोपाइल द्वारा बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, माइक्रोपाइल सिरे से या माइक्रोपाइल द्वारा बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। तत्पश्चात वह भ्रूणकोश में, ठीक है, भ्रूणकोश में सखी कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करती है। ठीक है, तत्पश्चात भ्रूणकोश में वह सखी कोशिका, क्यों, क्योंकि भ्रूणकोश के शुरुआत में ही सखी कोशिका बैठी रहती है ना, स्थित रहती है। तो भ्रूणकोश में, ठीक है, जैसे बीजांड में माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश कर जाता है, वह सखी कोशिकाओं को भेदते हुए भ्रूणकोश के अंदर चला जाता है। तो उसी के दौरान, ठीक है, उसी दौरान एक सखी कोशिका भ्रूण को पराग नलिका के प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है और दूसरी सखी कोशिका पराग नलिका के प्रवेश करने के बाद नष्ट हो जाता है, और इस प्रकार दोनों सखी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तत्पश्चात क्या होता है, पराग नलिका का दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश के ध्रुवी केंद्रक से संयुग्मन करता है और संयुग्मन करके एक त्रिगुणित संरचना भ्रूणकोश बनाता है। ठीक है, भ्रूणकोश बनने के बाद एक नर के परागकण का पहला नर केंद्रक, पराग नलिका का पहला नर केंद्रक भ्रूणकोश के अंड कोशिका से संयुग्मन करता है, संलयन करता है और एक द्विगुणित संरचना जायगोट का निर्माण करता है, और इस प्रकार संलयन और वृक्क संलयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो बी में आपको यहाँ तक लिखना है, भेदते हुए प्रवेश हो जाता है करके, ठीक है, और भेदते हुए प्रवेश हो जाता है और सखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती करके आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद तीसरा आएगा सी, संलयन एवं त्रिक संलयन। तो उसमें आपको ये लिखना है कि दूसरा पराग नलिका का दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश के ध्रुवी केंद्रक से संलयित होकर एक त्रिगुणित संरचना वाला भ्रूणकोश बनाता है। तत्पश्चात परागकण का
पराग नलिका का पहला नर केंद्रक भ्रूण कोश के अंड कोशिका से संलयित होकर एक द्विगुणित संरचना वाला जायगोट बनाता है और इस तरह आपका संलयन और त्रिक संलयन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो याद रखना संलयन और त्रिक संलयन में क्या बनता है, तो याद रखना संलयन से द्विगुणित जायगोट बनता है और त्रिक संलयन से त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, जायगोट बाद में भ्रूण बनाएगा और भ्रूणपोष उसको पोषण प्रदान करता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपका ये निषेचन एवं द्विनिषेचन की क्रिया इस चित्र के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। और इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि पराग नलिका में रहने को दो नर केंद्रक होते हैं। ठीक है, पराग नलिका में एक नर केंद्रक के समसूत्री विभाजन होने के कारण दो नर केंद्रक रहते हैं। तो पहला नर केंद्रक हमेशा अंड कोशिका से संयुग्मित होता है और दूसरा नर केंद्रक हमेशा ध्रुवी कोशिका से संयुग्मित होता है। ठीक है, लेकिन ध्रुवी केंद्रक और दूसरा नर केंद्रक के संयुग्मन होने की क्रिया पहले होती है और उसके बाद ही पहला नर केंद्रक और अंड कोशिका के संयुग्मन की क्रिया होती है। मतलब अंड कोशिका और पहला नर केंद्रक के संयुग्मन की क्रिया बाद में होती है और पहले उन दोनों का होता है। क्लियर हुआ सबको? तो अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको नेक्स्ट में क्या पढ़ाऊंगी, तो नेक्स्ट में मैं आपको भ्रूणी परिवर्तन जो लास्ट चरण बचा है उसको पढ़ाऊंगी। तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं इसी में। तो इस प्रकार से इसमें ये चित्र बनाकर ही आप लोग इसको समझाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न आता है, संलयन एवं त्रिक संलयन को समझाइए। ठीक है, केवल संलयन और त्रिक संलयन को समझाना होता है 3 नंबर के प्रश्न। तो उसमें आप लोग इस चित्र को बनाओगे, जो मैं अभी आपको चित्र बताई हूँ उसको बनाएंगे और उसके बाद बस उसमें इतना बताना है कि जब पराग नलिका भ्रूण कोश बीजांड के माइक्रोपाइल सिरे से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है तो दोनों सखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उसका पहला मतलब दूसरा नर केंद्रक ध्रुवी, ऐसा आपको फिर लिखना है। चलिए तो आगे हमको देखना है परागण। तो अभी देखो हमने पहले परागण देखा, उसके बाद निषेचन देखा। ठीक है, तो आगे हमको देखना है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। ठीक है, परागण और निषेचन में क्या अंतर है। तो पहला आप इसमें बताएंगे कि पराग कोश से पराग कणों का बाहर निकलकर सुग्राहक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयित होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। पहला अंतर समझ में आया। उसके बाद परागकण से क्या होता है, निषेचन की क्रिया से जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया से क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है, लेकिन परागण की क्रिया से जायगोट का निर्माण नहीं होता। ठीक है, उसके बाद तीसरा, फल निर्माण की क्रिया के लिए परागण क्रिया आवश्यक होती है। ठीक है, फल निर्माण की क्रिया के लिए परागण क्रिया आवश्यक होती है। चलिए, फल निर्माण की क्रिया के लिए परागण आवश्यक होती है, लेकिन फल निर्माण की क्रिया के लिए निषेचन आवश्यक नहीं होती है। समझ में आ सबको? उसके बाद क्या होता है, परागण द्वारा जो है बीज का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, और निषेचन की क्रिया द्वारा फल के अंदर बीज का निर्माण हो पाता है। समझ में आ सबको? तो इस प्रकार से ये परागण और निषेचन में अंतर होता है। क्लियर? चलिए